सभी को नमस्कार। आ गए सभी लोग आ गए क्या नए वाली लिंक में? एक मोबाइल भी यहाँ रख दो मेरे पास। सभी को नमस्कार। श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए मैं नई शिक्षा नीति और मध्यस्थ दर्शन शिक्षा वस्तु के स्वरूप के ऊपर आज अपनी बात रखना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति, जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 कह रहे हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको हम लोग पहले देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने पहली बार ये स्लाइड शो के साथ में ये प्रेजेंटेशन किया है और आप लोग स्लाइड में इसको देख पा रहे होंगे। तो इसलिए इसमें दो हिस्से में हम चर्चा करेंगे। पहले हिस्से में नई शिक्षा नीति की समीक्षा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और इसके बाद उसके विकल्प के रूप में मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद की बात करेंगे। तो जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तो तब से ऐसा बताया जा रहा है कि दो शिक्षा नीतियाँ जो हैं, राष्ट्रीय नीतियाँ पहले बन चुकी थी, है ना। जो पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी थी और ये कोठारी कमीशन जो है 1964 और 66 उसकी सिफारिशों के आधार पर जो है नई शिक्षा, पहली भारत सरकार ने पहली नई शिक्षा नीति बनाई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गुणवत्ता को ठीक करना था, शिक्षा उपलब्ध कराना और देश के सभी नागरिकों को शिक्षा मुहैया कराना, ये उसका उद्देश्य था। इसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति है वो 1986 में आई थी और उसमें मूल रूप से कंप्यूटर और पुस्तकालय जैसे संसाधनों को जोड़ने का जोर दिया था। बाद में इसी नीति पे 1992 में इसमें संशोधन हुआ था। यानी इस तरीके से देखें तो 86 के बाद 34 साल के बाद ये शिक्षा नीति के बदलाव पे फिर से काम किया गया है और इसमें महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे इस प्रकार से हैं कि इसमें मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है। तो मंत्रालय का नाम पहले जो मानव संसाधन मंत्रालय, पहले भी ये शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन बीच में मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से इसका नामकरण किया था, जिसको वापस इस शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय के नाम से परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें समस्त जो उच्च शिक्षा है, कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर उसके लिए एक एकल न्यास जो है निकाय बनाने का भी प्रोविज़न है, जिसको हम लोग पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते थे, वही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नाम बदल के भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रोविज़न इसमें रखा गया है। ऑलमोस्ट मैंने उसको देखा है कि उसमें यूजीसी जैसा ही काम है, लेकिन यूजीसी केवल उच्च शिक्षा का काम देखती थी और इसमें जो प्रोविज़न किया गया है तो इसमें उच्च शिक्षा के साथ स्कूली शिक्षा को भी इस आयोग के अंतर्गत डाल दिया गया है। इसमें एक और मुख्य बात है कि अभी जो जीडीपी का 4.4% जो है वही शिक्षा पे व्यय होता था और नई शिक्षा नीति कह रही है कि इसमें हम 6% जीडीपी का उपयोग करेंगे। 6% काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो नई शिक्षा नीति के साथ ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जीडीपी का यानी फंड्स का उपयोग करने वाली है। ये लगभग 1.6% को इन्होंने बढ़ाया है। इसके बाद यदि हम इसको देखते हैं तो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के रूप में संपूर्ण शिक्षा है। तो स्कूली शिक्षा को यदि हम देखें तो नई शिक्षा नीति में स्कूल के स्तर पर
प्री स्कूलिंग के माध्यमिक स्तर पर सबको एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं और इसके तहत लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का इन्होंने बात की है। दूसरा जो बात किया है कि जो इनका फॉर्मेट था, फॉर्मेट को चेंज किया है। वो जो 10+2 का फॉर्मेट था उसकी जगह 5+3+3+4 इस तरीके से 12 साल को उन्होंने बांट दिया है और इसमें 3 साल से 6 साल के बच्चों को भी स्कूल से जोड़ने का काम किया है। पहले ऐसा था कि पहली से बच्चों का एडमिशन होता था, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति से पहली कक्षा में आने से पहले 3 साल तक बच्चों को प्री स्कूलिंग का प्रोविज़न रखा गया है। और प्री स्कूलिंग जो है वो आंगनबाड़ी भी जिसको कहते हैं, वो प्री स्कूलिंग 3 साल तक होगी और उसके बाद जो है 8 वर्ष के उम्र का जो बच्चा है वो फिर क्लास 3 में पहुंचेगा, है ना। तो 3 साल जो प्री स्कूलिंग है वो पहली दूसरी, यहाँ तक कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, कोई परीक्षाएं नहीं होंगी, खेल के माध्यम से शिक्षा का प्रोविज़न इसमें किया गया है। कुछ और बिंदु हैं जिन पे हम लोग 10-15 मिनट में बात कर लेते हैं, इसके बाद इसके एवेल्युएशन पे जाएंगे। तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना जो है, तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सीखने के लिए अत्यंत ज़रूरी और पहली आवश्यकता मानते हुए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा, है ना। फिर इसमें लिखा है कि जो इनके पाठ्यक्रम हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन करने का प्रोविज़न है। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य ये होगा कि 21वीं सदी के जो प्रमुख कौशल हैं, जो नई नई स्किल्स आ रही हैं और जो व्यवहारिक जानकारियाँ हैं वो पाठ्यक्रम में जोड़ी जाएंगी, है ना। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो 6वीं क्लास है, जिसको अपन 6th ग्रेड भी बोल सकते हैं, उस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। तो इससे पता लग रहा है कि जो व्यावसायिक शिक्षा का एक वैक्यूम था हमारी जो शिक्षा, और लोग ऐसा बोलते थे कि शिक्षा में कोई स्किल नहीं सिखाई जाती है, इसलिए बच्चे 12वीं तक पढ़ जाते हैं, इसके बावजूद भी उनको कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे उन्होंने 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करने का प्रोविज़न रखा है। और इसमें एक और बात रखी है कि इसमें इंटर्नशिप भी शामिल रखा गया है। मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, उसको फिर कहीं जाके सीखेंगे भी। जैसे मेडिकल में इंटर्नशिप होती है ना, इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप होती है, उसी तरीके से इन कौशल की जो शिक्षा है उसमें भी इंटर्नशिप का प्रोविज़न किया गया है। अब इसके लिए एक नया पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा, तो इसलिए NCERT के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020 और 2021, मतलब आने वाला जो 1-1.5 साल है उसमें ये जो नए पाठ्यक्रम को बनाने का काम जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का एक बोर्ड होगा, वो बोर्ड इसको बनाने का काम करेगा। फिर इसमें भाषा को लेकर ऐसा है कि त्रिय भाषा का फार्मूला रखा है। तो नीति ये कह रही है कि मातृभाषा रहेगी, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा रहेगी, और उसके अलावा राष्ट्रभाषा पे जोर दे रही है। और यदि कोई बच्चा जो है संस्कृत पढ़ना चाहता है तो वो विकल्प भी चुन सकता है। तो इस तरीके से स्कूली शिक्षा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। और ये भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी बच्चा जो है अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थिति के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर से वंचित नहीं हो जाए। मतलब ये कोशिश नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये रहेगी कि लगभग सभी बच्चे जो हैं वो शिक्षा को ग्रहण कर सकें, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का प्रोविज़न जो है वो किया गया है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद जो है वो 2022 तक जो है विकसित हो जाएगी। इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम जो है बड़े स्केल पे होने वाला है। अभी जिसको BEd M.Ed के कॉलेज करते हैं उसकी जगह जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद जो है वो नई बनाई जा रही है। NCERT और NCTE जो है वो शिक्षकों
और सभी स्तरों और क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों का परामर्श इसमें लिया जाएगा। और इसके बाद एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी भी जो है वो स्ट्रक्चरली इसमें बनाई जा रही है, ताकि वो मानक को तय करेगी, स्कूलों की या विद्यालयों के मानक को तय करेगी। जैसे हायर एजुकेशन में होता है, हायर एजुकेशन में नेक करके एक संस्था है, तो नेक जो है वो उनके स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है और इसी में नेक में ABC आदि ग्रेड दिए जाते हैं। तो वैसे ही राज्य जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो हर अपने स्टेट के लेवल पे स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करेंगे। नई शिक्षा नीति ऐसा कह रही है। अब यदि देखें कि बेसिकली परिवर्तन क्या हुआ है, तो जैसा मैंने बताया कि 10+2 के स्थान पे 5+3+3+4 का फॉर्मेट रखा गया है। अब इसको देखें ये कैसा फॉर्मेट है। तो 5 साल में जो प्री स्कूल के 3 साल हैं और पहली और दूसरी, इनको मिला के 5 साल कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं। ये फाउंडेशन स्टेज है। पहले यहाँ सरकारी स्कूल में जो कक्षा है वो 1 से शुरू होती थी, वही अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 होगी। और इसमें लिखा है कि नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG, स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 या सेकेंड स्टैंडर्ड। तो इसमें एज भी दी है उन्होंने 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 साल का जो बच्चा होगा वो स्टैंडर्ड 2 तक पहुंचेगा और जो स्कूल में प्रवेश है वो 4 साल की उम्र से हो जाएगा। तो हम लोग एक प्रकार से जो मध्य दर्शन में बात कर रहे थे कि अभिभावक शिक्षा होगी और बच्चों को छोटी उम्र से ही अभिभावक जो है शिक्षा देंगे। तो इसमें अभिभावक शिक्षा का प्रोविज़न तो नहीं है, लेकिन 4 साल की उम्र से ही बच्चे को स्कूल में एडमिशन का प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद जिसको कह रहे हैं कि 5+3 का मतलब है फिर 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड, जिसमें 9, 10 और 11 साल की आयु के बच्चे रहेंगे। इसको प्रिपरेटरी बोल रहे हैं। तो पहले को फाउंडेशन बोला, दूसरे को प्रिपरेटरी बोल रहे हैं। और उसके बाद +3 अगेन +3 है। तो +3 में फिर 9, 10th और 11th आ जाएगा, है ना। नहीं, फिर जो +3 है उसमें 6, 7, 8 आएगा। इसको फिर इसके बाद 9, 10th और 11th, इस तरीके से चौथा स्टेज है। और इसके बाद जिसको अपन कह रहे हैं +4 उसमें जोड़ा गया है। तो 11th के बाद जो है 1st ईयर, 2nd ईयर, फाइनल और 4 ईयर का ग्रेजुएशन रखा है इन्होंने। 4 ईयर के ग्रेजुएशन में एक नया इसमें परिवर्तन ये किया है इन्होंने कि ये जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन रखा है, पहले ऐसा होता था कि यदि किसी ने ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ दिया है तो फिर उसको फिर से एडमिशन लेना पड़ता था, है ना। मान लीजिए आपने 2nd ईयर में छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप 4-5 साल के बाद फिर 3rd ईयर पे कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि हर 1 साल भी यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट देंगे, 1 ईयर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। यदि उसने 2 साल पढ़ाई की है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल पढ़ाई की है तो उसको डिग्री मिलेगी। और यदि 4 साल उसने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो उसको, जिसको अपन कह रहे हैं ग्रेजुएशन रिसर्च का डिग्री मिलेगी। और उसके बाद जो MA करेगा वो केवल 1 साल का MA होगा। यदि किसी को केवल ग्रेजुएशन तक पढ़ना है तो वो 3 साल पढ़ सकता है। इसमें एक बड़ा रोचक उन्होंने परिवर्तन ये किया है कि यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति पहली 1st ईयर में पढ़ता है और उसके बाद उसको लगता है कि उसको कोई सब्जेक्ट चेंज करना है तो वो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। और यदि किसी ने 2nd ईयर तक पढ़ा है तब उसको लगता है कि मुझे 2-3 सब्जेक्टों को और पढ़ना है तो और भी पढ़ सकता है। तो एक प्रकार से मल्टी पॉइंट एंट्री, मल्टी पॉइंट एग्ज़िट का प्रोविज़न रखा है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा है कि बच्चे का जो समय है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और नीति, स्कूल शिक्षा पे वापस आते हैं तो नीति ये कह रही है कि पहले और दूसरी कक्षा में गणित, भाषा और चौथे 5वें
कक्षा के बालकों को लेखन पे जोर देने की बात की गई है। बोर्ड केवल 12वीं कक्षा में ही होगा, 10वीं का बोर्ड जो है वो समाप्त कर दिया गया है। कॉलेज की जो डिग्री है वो 4 साल की होगी और इसमें भी एमफिल को ख़त्म कर दिया है, यानी ग्रेजुएशन के बाद सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन, और यदि ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करना है तो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसके बाद बच्चा पीएचडी कर सकता है। ये एक प्रोविज़न किया है। दूसरा ये है कि 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा पढ़ाई जाएगी। 1ली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी विषय जो है अंग्रेजी को भी अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। और इसमें प्रोविज़न ऐसा किया है कि जो रट्टा विद्या है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, कि रटना नहीं है तो कुछ एक मेथोडोलॉजी में चेंज किया है ताकि बिना रटे जो है ये भाषाएं सीखी जा सकें। और भी जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी रटने वाली चीज़ को ख़त्म किया है। फिर जैसा मैंने कहा कि बोर्ड केवल एक ही होगा, 10th बोर्ड को समाप्त कर दिया है। 9वीं से 12वीं तक जो परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर सिस्टम में होगी। अभी सेमेस्टर सिस्टम में नहीं होती, एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसकी जगह उन्होंने सेमेस्टर कर दिया है। और साथ में जो संगीत, खेल, योग आदि जो सब्जेक्ट हैं इनको मेन कैरिकुलम में जोड़ा गया है। पहले ये ऑप्शनल थे या एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल थे, लेकिन अब इसको मेन कैरिकुलम में जोड़ा गया है। और उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट बढ़ाने की बात की गई है कि एनरोलमेंट 50% हो जाएगा। फिर ये भी है कि यदि कोई छात्र ऐसा है कि एक कोर्स बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। फिर ये भी है कि विद्यार्थी बीच में ही कोर्स को छोड़ सकता है। पहले तो कुछ मिलता नहीं था यदि बीच में छोड़ देते थे। अभी उन्होंने, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें उन्होंने डिग्री का प्रोविज़न रख दिया है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और रिसर्च, इस तरीके से 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है ना। ये जो दिया है जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री। इसके बाद ये नीति ऐसा कह रही है कि ग्रेडेड एकेडमिक्स होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी और क्षेत्रीय भाषाओं के ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। और एक और बात कर रहे हैं कि वर्चुअल लैब्स शुरू किए जाएंगे। अभी तो फिजिकल लैब होते हैं स्कूल में, अभी वर्चुअल लैब की भी एक पॉसिबिलिटी इसमें रखी गई है। और वो कह रहे हैं कि एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम भी बनाया जाएगा। और ये भी एक बात कर रहे हैं कि अभी क्या था कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, इनके लिए अलग अलग एक्ट था। तो वो कह रहे हैं कि सारे एक्ट को मर्ज करके एक ही एक्ट में सभी यूनिवर्सिटियाँ चलेंगी। इसमें मूल बात ये है कि बच्चे जो है 9th से ही हम लोग क्या होता था कि पहले 11th 12th में जो सब्जेक्ट हैं, या तो आप आर्ट ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, साइंस में भी बायो साइंस या फिजिकल साइंस ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन कर रखा था, लेकिन अभी वो उसको ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो सोशल साइंस लेगा वो फिज़िक्स भी ले सकता है, जो फिज़िक्स लेगा वो म्यूज़िक भी पढ़ सकता है। तो एक तो ये किया कि जो स्ट्रिक्ट पार्टीशन था एकेडमिक डिसिप्लिन्स का, उनको ख़त्म कर दिया। और इसमें विद्यार्थी जो है कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है और ये कंटिन्यूअसली ग्रेजुएशन तक जारी रहेगा। अब इसके साथ उनको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं कि अभी हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज हैं ना, जो साइंस कॉलेज, आर्ट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज हैं, तो वो कॉलेज के स्ट्रक्चर्स हमको चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई कॉमर्स पढ़ता है और उसको म्यूज़िक पढ़ना है, या वो कहता है कि मुझे साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ना है ग्रेजुएशन करते हुए, सोशल साइंस भी और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तो कॉलेज ऐसे बनाना पड़ेंगे जिसमें लगभग सभी डिसिप्लिन हो। फिर प्रश्न आएगा इसके लिए फैकल्टी कहाँ से आएंगी, आदि आदि बहुत सारी
समस्याएं जो आने वाली हैं, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है रिज़ॉल्व करने की बात जो है इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें की गई है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। यानी अभी हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि स्कूली शिक्षा में जो भी टीचर जाते हैं उनके लिए डीएड बीएड कंपलसरी होता है, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेजेस से लोग कर लेते हैं और उसमें बहुत घपलेबाजी होती है, इसलिए उसकी डिग्रियां जो हैं बहुत बड़े संख्या में बेचने का काम होता है। तो नई शिक्षा नीति कह रही है कि ये सब बंद होगा और सारे एजुकेशन के कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होंगे और यूनिवर्सिटी के मार्गदर्शन में वो सब काम करेंगे। और इसके लिए इसमें साथ में एक अलग से काउंसिल होगी, वो काउंसिल भी इस पे उसमें टीचर्स के प्रशिक्षण का काम करेगी। एक और बात इसमें ये कही गई है कि अभी प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फ़ीस बढ़ा लेते थे, है ना, जब चाहे, और वो फीस जो है कई बार बहुत बड़ी राशि में भी होती थी, 1 लाख 5 लाख तक भी प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस होती थी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि हर स्टेट और केंद्र के जो निकाय हैं वो फ़ीस को फिक्स कर देंगे और एक रेंज में फिक्स कर देंगे, उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकते, कोई भी स्कूल उससे ज़्यादा फ़ीस जो है वो नहीं ले सकता है। फिर जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है वो संगीत भी पढ़ सकता है। मतलब अभी है कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाला विद्यार्थी जो है ना संगीत नहीं पढ़ सकता, यहाँ कह रहे संगीत भी, योगा भी, सोशल साइंसेस भी, इकोनॉमिक्स भी, जो भी पढ़ना है वो साथ साथ अपने सब्जेक्ट को ले सकता है। फिर यहाँ ये भी कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरह से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाएंगे। मतलब रिसर्च एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही है नेशनल लेवल पे, और जिससे विज्ञान के साथ साथ जो है सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाए। अभी क्या है, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है वो केवल साइंस में ही रिसर्च को प्रमोट करता है। तो अभी जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा उसमें सभी प्रकार के एकेडमिक डिसिप्लिन्स को शामिल कर लिया जाएगा। और नीति में लचीले पाठ्यक्रम की बात की गई है, विषयों के रचनात्मक संयोजन की बात है, व्यावसायिक शिक्षा और उपयुक्त प्रमाणन की बात है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट बिंदु के साथ व्यापक बहुउद्देशीय समग्र स्नातक शिक्षा की कल्पना की गई है। ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रयोग जो है यूरोप में बहुत पहले से हो रहा है, और यूरोप में इसलिए हो रहा था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने आपस में नेटवर्क बना लिया। यूनिवर्सिटी के यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश थे उन्होंने मिलकर, तो जैसे मान लीजिए किसी ने इंग्लैंड में पढ़ाई की और वो फ्रांस में जाके नौकरी करता है तो अपनी पढ़ाई को वो फ्रांस में कंटिन्यू कर सकता है। यदि फ्रांस से वो जर्मनी चला गया है किसी जॉब शिफ्ट करके, तो वो जर्मनी में जाके कोर्स को आगे की पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरीके का एक प्रोविज़न था, और साथ साथ इसको ऐसा भी किया था कि उन्होंने कारपोरेट के साथ जोड़ दिया था कि जो भी जितने भी क्रेडिट का कोई कोर्स यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, प्रोफेशनल व्यक्ति कर लेता है, तो वो कंपनी को वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके आधार पे उसका रेन्यूमरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट इस तरीके से एक सिस्टम किया था। हमारे यहाँ उसको कारपोरेट से तो नहीं जोड़ा है ऐसा नई शिक्षा नीति में, लेकिन ये मल्टीपल एंट्री का है कि आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्री कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो पढ़ाई जो करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता रहेगा। तो इस तरीके से एक ओपननेस आ जाएगी कि जो अभी एकदम क्लोज था कि जो ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट है उसको आर्ट डिसिप्लिन्स का कुछ भी पता नहीं होता था, या साइंस वाले को इकोनॉमिक्स में क्या होता है या कॉमर्स की पढ़ाई में क्या पढ़ाया जाता है, उससे बिल्कुल कट जाता था। तो अभी इसको थोड़ा सा ओपन किया गया है ताकि ये हो जाए। लेकिन समस्या वही है, इसके बावजूद भी जो है ना सारे एकेडमिक डिसिप्लिन तो अभी फ्रेगमेंटेड ही बने रहेंगे। जैसे मैं साइंस पढ़ता हूँ और मैं सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ तो सोशियोलॉजी पढ़ सकता हूँ, लेकिन साइंस और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए फिर कैरिकुलम पे, कंटेंट पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा।
जिसको अपन कह रहे हैं कनेक्टिविटी को पहचानना। मध्यस्थ दर्शन ने ऐसी कनेक्टिविटी को पहचाना हुआ है, लेकिन जैसे बाबा जी की आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें सब जगह ऐसा लगता है कि इसमें साइंस भी आ गई है, इसमें बायोलॉजी भी आ गई है। वो प्राण कोशिकाओं की भी बात करते हैं, परमाणु की भी बात करते हैं, है ना। उसमें फिलॉसफी भी आ जाती है, उसमें सिस्टम भी आ जाता है, व्यवस्था की बात करने लगते हैं, है ना। उसमें शिक्षा की भी बात आ जाती। तो एक तरीके से कंटेंट ऐसा लगता है कि होलिस्टिक कंटेंट है ना, जो बाबा जी ने दर्शन वाद शास्त्र संविधान के रूप में लिखा है। हालांकि उन्होंने दर्शन वाद शास्त्र और संविधान ऐसे 4 हिस्से में इसको बांटा है, लेकिन कई बार आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यही बात तो शास्त्रों में की गई थी। शास्त्र पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वाद में भी ऐसे ही बात की गई। वाद को पढ़ने से पता लगता है कि ये दर्शन से ही डेराइव होके आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि दर्शन का जो संबंध है वो वाद से है, वाद का संबंध शास्त्र से है, और शास्त्र के आधार पे संविधान है। तो यहाँ पर जो अभी भी जो एकेडमिक डिसिप्लिन है नई शिक्षा नीति में, वो फ्रेगमेंटेड है ना। तो इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको पहचानने पे काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक वो बड़ी चुनौती है, और दूसरी चुनौती ये है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का पूरा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होता है ये हम लोगों को आने वाले समय में देखना है। तो ये मूल बात है। फिर मैंने कहा कि अध्यापक शिक्षा पे इन्होंने बहुत सारा जोर दिया है। हम इस पे बहुत सारी बात बहुत विस्तार से बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दिया। एक बार आप उसको सरसरी तौर से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं। मूल मुद्दा ये है कि जो शिक्षा की वस्तु है, तो शिक्षा की जो वस्तु है उसका आधार क्या है। यदि हम इसको देखते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने जो सूचना दी थी तो उसमें ये कहा था कि जो एजुकेशन का कंटेंट है और जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, इनमें क्या अंतर है और क्या ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बुनियादी बात थी। तो यदि हम शिक्षा की वस्तु को देखते हैं तो हमको पता लगता है कि मोटे मोटे तौर पर एकेडमिक्स में 5 डिसिप्लिन होते हैं। एक डिसिप्लिन है जिसको फिलॉसफी कह रहे हैं, दूसरा डिसिप्लिन है जिसको मैथमेटिक्स कह रहे हैं, तीसरा है जिसको नेचुरल साइंस कह रहे हैं, चौथा टेक्नोलॉजी है, 5वां सोशल साइंस है। कुल मिला के ये 5 का ही खेल है सारा। और अभी तक फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस का आपस में कोई इंटर रिलेशनशिप अभी जो है इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है कि मैथ्स का जो रिलेशनशिप है नेचुरल साइंसेस के साथ है, और मैथ्स और नेचुरल साइंस मिलकर टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वो एप्लीकेशन पार्ट है मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेस का, है ना। लेकिन क्या इसका फिलॉसफी से कोई संबंध है, तो पता लगता है कि फिलॉसफी से नहीं है। क्या इनका संबंध सोशल साइंसेस से, तो नहीं, पता लगता है कि सोशल साइंस से नहीं है। जबकि आदमी के जीने में ये 5 चीज़ें रहती हैं। आदमी के जीवन में अनुभव, विचार, आयाम रहता है जिसका संबंध फिलॉसफी से है। आदमी के जीवन में जो है व्यवसाय का एक उत्पादन का आयाम रहता है जिसका संबंध नेचुरल साइंसेस से है, टेक्नोलॉजी से है, मैथमेटिक्स से है। और मानव जीवन का एक जो हिस्सा है जो बिहेवियर से है, व्यवहार से जिसका संबंध है, आचरण से संबंध है, वो सब उसमें सारी सोशल साइंसेस आती हैं। सोशियोलॉजी आती है, उसमें भाषा आती है, लिंग्विस्टिक्स आती है, साइकोलॉजी आती है, सब आती। तो एक जो समस्या शिक्षा वस्तु के साथ ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलती है वो ये है कि इनमें आपस में जो एक सूत्रता है उसका अभाव दिखता है। और मैंने कहा कि ये एक सूत्रता 3 डिसिप्लिन में दिख रही है, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेस और टेक्नोलॉजी। हालांकि जो साइंस है उसमें कोई एक हिस्सा जो है अभी फिलॉसफी का आने लगा है, जिसको हम लोग एनालिटिकल फ़िलासफ़ीज़ कहते हैं। एनालिटिकल फ़िलासफ़ीज़ का उपयोग जो है यहाँ नेचुरल साइंसेस में किया है, लेकिन अभी वो भी बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे ही है, या जो हायर स्टडीज़ हैं उसमें ही ये समझ में आता है। लेकिन अभी सोशल साइंस का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अछूता दिखता है, और ऐसा मानते हैं कि ये जीवन का एक अलग हिस्सा है। थोड़ा थोड़ा हम लोग इन डिसिप्लिन्स को भी समझ लेते हैं। फिलॉसफी के 3 हिस्से हैं मूल रूप से।
एक है जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, दूसरी है जिसको एपिस्टेमोलॉजी कह रहे हैं, और तीसरी एक्सियोलॉजी है। मेटाफिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ ट्रुथ जिसको कह रहे हैं, ऑन्टोलॉजी और थियोलॉजी। थियोलॉजी में सब ट्रेडिशनल फिलॉसफीज जो है वो उसमें अध्ययन होती हैं। फिर इसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के दो हिस्से हैं, एक है फिलॉसफी ऑफ माइंड और दूसरा है फिलॉसफी ऑफ साइंस। फिर जो एक्सियोलॉजी है उसमें एथिक्स है, पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, वर्च्यू फिलॉसफी है और एस्थेटिक हैं। तो इसके चार हिस्से हैं। पहला एथिक्स है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वर्च्यू यानी गुण का दर्शन या फिलॉसफी है, और फिर एस्थेटिक है, उसको भी वो एक्सियोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। फिर मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। नेचुरल साइंस में फिजिक्स है। फिजिक्स में फिर ये कई प्रकार का फिजिक्स है ना, मैकेनिक्स है, वेव फिजिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्वांटम फिजिक्स है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में कॉस्मोलॉजी है और बाकी डिसिप्लिन्स हैं जो एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हैं। फिर केमिस्ट्री है, जियो साइंसेस है, बायोलॉजी है। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, लिंग्विस्टिक्स है, हिस्ट्री है, और अभी एक नई डिसिप्लिन डेवलप हुई है जिसको फ्यूचरोलॉजी कह रहे हैं। तो अब आते हैं कि भाई इन डिसिप्लिन्स का मतलब क्या है। तो यदि हम इनको देखते हैं तो फिलॉसफी का मतलब है द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड मीनिंग। मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी और मीनिंग है उसके लिए फिलॉसफी डिसिप्लिन डेवलप हुआ। और जैसा हम लोग कह रहे हैं, बाबा जी भी कहते हैं कि विगत में आदर्शवाद और भौतिकवाद के रूप में दो प्रकार के फिलॉसफिकल स्कूल देखने को मिलते हैं। फिर जैसा मैंने इसमें कहा कि इसमें तीन हिस्से हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नॉलेज, और एक्सियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ वैल्यूज़। तो इस तरीके से फिलॉसफी होती है। अब यदि हम फिलॉसफीज़ को रिव्यू करते हैं, आगे जाके हम इसको रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करने पे हमको पता लगेगा कि हम फिलॉसफी से जो एक्सपेक्टेशन थी कि हमको रियलिटी पता लगे, हमारे जीने का उद्देश्य पता लगे, वो पता लगा क्या, ये प्रश्न आएगा। और ये भी कहा गया कि जो अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस हैं वो तीन ही क्वेश्चन रहे हैं फिलॉसफी में। व्हाट इज़ एग्जिस्टिंग, जो भी कुछ अस्तित्व है वो क्या है, व्हाट इज़ नोइंग, जिसको हम लोग कह रहे हैं, एंड व्हाट इज़ गुड। तो व्हाट इज़ गुड का संबंध एक्सियोलॉजी से है, व्हाट इज़ नोइंग का मतलब एपिस्टेमोलॉजी है, और व्हाट इज़ एग्जिस्टिंग का मतलब मेटाफिजिक्स से है। और मैंने पहले बताया कि जो मेटाफिजिक्स है उसमें ऑन्टोलॉजी और थियोलॉजी है ना। फिर इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है डिसिप्लिन के तौर पे, तो इसको ऐसा डिफाइन किया है, द स्टडी ऑफ नेसेसरी ट्रुथ अबाउट, किस नेसेसरी ट्रुथ किसके बारे में, तो वो कह रहे हैं इन्फरेंस, ऑर्डर, क्वांटिटी एंड रिलेशन। ऐसा चार चीज़ों के बारे में हम लोग अभी इसको भी रिव्यू करके देखेंगे क्या मैथमेटिक्स से जो ये नेसेसरी ट्रुथ के रूप में इन्फरेंस है यानी निष्कर्ष निकल पाए क्या, ऑर्डर यानी क्रम हम पहचान पाए क्या, और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को यदि हम मात्रा के रूप में लें तो क्या मात्रा का जो साइंस है वो पूरा अपने ऑब्जेक्टिव्स में मैथमेटिक्स के माध्यम से सफल हो पाया क्या। फिर है रिलेशनशिप का, क्या हम कोई रिलेशनशिप पहचान पाए, है ना। तो इसको हम लोग अभी रिव्यू करेंगे। फिर तीसरा जो डिसिप्लिन मैंने बताया कि वो नेचुरल साइंस है। तो नेचुरल साइंस का यदि मोटा ऑब्जेक्टिव देखें तो वो कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ रेगुलर बिहेवियर ऑफ नेचर। मतलब जो नेचर है उसका रेगुलर बिहेवियर क्या है। अब ये नेचुरल साइंसेस में रेगुलर बिहेवियर का अध्ययन करते करते हम लोग कहाँ चले गए, जिसको हम लोग डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है, और इसमें हम कह रहे हैं कि मैटर में इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, हम इस जगह तक पहुंच गए। तो रेगुलर बिहेवियर हमको कॉन्फ्लिक्ट के रूप में समझ में आया। तो बाबा जी जिसको रिव्यू कर रहे हैं कि अस्थिरता अनिश्चितता की जगह पे चले गए, है ना। अस्थिरता अनिश्चितता मूलक जो विज्ञान है
है ना, उस जगह पे पूरी नेचुरल साइंसेस चली गई, जबकि इसने अपनी शुरुआत की थी कि रेगुलर बिहेवियर ऑफ द नेचर को समझने के लिए। इसमें जैसे मैंने कहा था कि फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियो साइंस और बायोलॉजी, ये ब्रॉडली ये डिसिप्लिन्स इसके अंदर हैं। तो फिजिक्स में जो स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी है, मैटर और एनर्जी की स्टडी है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें किसी कंक्लूज़न पे हम नहीं पहुंच पाए हैं मैटर और एनर्जी को लेकर, है ना, जो भी बहुत सारा रिसर्च इसमें हुआ है ना। फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉमी आती है, तो स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा प्लेनेटरी स्पेस एंड इट्स कंपोनेंट। तो ये जो एक्स्ट्रा प्लेनेटरी स्पेस है, ये तो बहुत अध्ययन में नहीं आ पाया, समझ में ही नहीं आया लोगों को। फिर केमिस्ट्री है, वो कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ सब्सटेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। फिर जियो साइंस है, स्टडी ऑफ फिजिकल कंपोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ प्लेनेट। तो ये बिहेवियर ऑफ प्लेनेट तो आज तक भी समझ में नहीं आया। मैं तो खुद जियो साइंस, मैंने जियोलॉजी से एमटेक किया है, लेकिन हम बिहेवियर ऑफ प्लेनेट जो है वो नहीं बता सकते, है ना। हम बिहेवियर, कुछ बिहेवियर हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे सेस्मिक जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं ना, आदि। लेकिन जो टोटल बिहेवियर है, जो मध्य दर्शन में जो बिहेवियर पता लगता है, वो बिहेवियर जो है हमको इसमें जियो साइंस के अध्ययन में नहीं आया। फिर इसमें लिखा है बायोलॉजी, जिसको हम कह रहे हैं स्टडी ऑफ लाइफ से शुरू हुआ था, और ये लाइफ को, प्राण कोशिकाओं की क्रिया को जो है वो लाइफ कह रहे थे। लेकिन हम लोग मध्य दर्शन में पहचान पा रहे हैं कि प्राण कोशिका की क्रिया अलग है, और जिसको लाइफ यानी जीवन कह रहे हैं उसका क्रिया अलग है। तो उसकी जीवन की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होने के कारण से लाइफ के नाम पे जो भी स्टडी हो रही है, वो बेसिकली जो सेल बिहेवियर है या सेल की जो क्रियाकलाप है, उसी का अध्ययन जो है वो बायोलॉजी के रूप में हो रहा है। लाइफ तो उसमें छूटी गई है ना। फिर आगे जाते हैं तो टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स है। मूल रूप से जो टेक्नोलॉजी है वो साइंस और मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन को बताती है। इसमें भी इंजीनियरिंग क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंसेस है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एंड बायो एक्टिव मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। फिर इसके बाद मैनेजमेंट है, फिर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, आदि ढेर सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसका मूल जो ऑब्जेक्टिव था कि जिसको साइंस कह रहे हैं और जो मैथमेटिक्स है, जिन दोनों के योगफल में उसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो टेक्नोलॉजी के रूप में है। उसी से हमने बहुत सारा यंत्र का विकास किया है। फिर इसके बाद है जिसको सोशल साइंस कह रहे हैं। तो सोशल साइंस का डेफिनीशन ऐसा मिलता है, द स्टडी ऑफ रेगुलर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। अब यदि हम देखें कि इतने साल से सोशियोलॉजी पढ़ते हुए आदमी का रेगुलर बिहेवियर क्या पता लगा, तो उत्तर आता है कि नहीं लगा। और जो भी कुछ पता लगा वो ये है कि आदमी जो है लड़ता रहता है, युद्ध करता रहता है, अनसर्टेन रहता है उसका बिहेवियर, उसके बिहेवियर में असंतुलन होता है। ये सब चीज़ें हमको मूल रूप से पढ़ने में मिली, या इसी को हम कहें कि यही रेगुलर बिहेवियर है, जिसको हम लोग जीव चेतना कह रहे हैं या पशु मानव, राक्षस मानव कह रहे हैं, वही जो है बिहेवियर के रूप में निकल के आया। तो जो सोशल साइंसेस थी उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी, उसमें एक निश्चित व्यवहार को पहचानना था, निश्चित आचरण को पहचानना था। वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित आचरण का अपेक्षा बना रहा है। और इसीलिए हर जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भय प्रलोभन के माध्यम से, दंड विधियों के माध्यम से आदमी के आचरण को निश्चित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आदमी जन्म से ही वो निश्चित आचरण का होता है, ये पहचान उसमें नहीं हो पाई है। जन्म से ही आदमी निश्चित आचरण का होता है। जैसा बाबा जी कह रहे हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो जन्म से ही सत्य के वक्ता होते हैं, न्याय के याचक होते हैं, सही कार्य व्यवहार करने का उनमें प्रवृत्ति रहती है। तो सोशल साइंस स्टडी ऑफ रेगुलर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन ऐसा था। और उसमें जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स आदि है, तो वो सब भी उसके अंतर्गत हैं। जैसे साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ माइंड है, सोशियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स बिहेवियर, यानी एक परिवार और एक जाति, संप्रदाय
समुदाय, उसके बिहेवियर को लेके सोशियोलॉजी थी। और पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पर्सन्स, ऐसा है। और इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाई पर्सन, ऐसा कुछ हमको पता लगता है। तो मैंने कहा कि जो भी हम कुछ भी कर लें, हम चाहे बच्चे को चॉइस दे दें कि आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हुए सोशल साइंस पढ़ सकते हैं, आप नेचुरल साइंस पढ़ते हुए जो है फ़िलासफ़ी पढ़ सकती हैं, फ़िलासफ़ी पढ़ते हुए आप टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, है ना। ये हमने एक फ्रीडम नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ दे दी। तो ये बात ठीक है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि हम इसको रिव्यू करते हैं तो ये पता लगता है कि जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन हैं, यदि इनको रिव्यू करते हैं तो ये पता लगता है कि जो अपेक्षा के साथ ये एकेडमिक डिसिप्लिन शुरू हुए थे वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, वो दोनों विधियों से नहीं पहुँच पाए, जिसको हम लोग आदर्शवादी शिक्षा कहते हैं या भौतिकवादी शिक्षा कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अपन ने इनके ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश की। तो फिलॉसफी में जो ऑब्जेक्टिव था अल्टीमेट रियलिटी, जिसको अपन कह रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ या पूर्ण ट्रुथ, टोटल ट्रुथ, है ना, टोटल रियलिटी, और कोई उसका लक्ष्य है क्या, मीनिंग है क्या, है ना, उसका कोई ऑब्जेक्टिव्स है क्या, उसको समझने का प्रयास किया था। यहाँ बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। मैथमेटिक्स में हम ये कह रहे थे कि जो नेसेसरी ट्रुथ अबाउट इन्फ्रेंस, ऑर्डर, क्वांटिटी एंड रिलेशन है। निष्कर्ष ऑर्डर को यदि देखें तो एक सीक्वेंस, क्रम या व्यवस्था, जिसको बाबा जी कह रहे हैं कि विकास क्रम होता है ना, विकास का एक क्रम होता है। तो गणित ने भी कुछ एक सीक्वेंस को पहचानने में मदद की है, लेकिन वो किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस में दी है, होलिस्टिकली नहीं दी है ना। जैसे बाबा जी ने जो क्रम पहचाना है, जिसको हम लोग विकास क्रम, विकास और जागृति, क्रम जागृति कह रहे हैं, पहली बात तो वो गणित से नहीं पहचाना गया है ना, और दूसरी बात है कि वो होलिस्टिक है। तो गणित जिस ऑर्डर को पहचानता है वो किसी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस में पहचानता है, एक समय के रेफरेंस में पहचानता है। फिर जिसको हम लोग क्वांटिटी कह रहे हैं, क्वांटिटी का मेजरमेंट करना, तो हम किसी, जिसको कहें कि संपूर्ण प्रकृति की जो क्वांटिटी है या जो मात्रा है, जिसको हम मौलिकता के रूप में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म कह रहे हैं, क्या गणित उसको पहचानने में सक्षम हुआ है? तो वो नहीं पहचानने में आता है। जहाँ तक गणित क्वांटिटी के रूप में केवल आकार और गुण को एक सीमा तक मेजरमेंट करने में, वो भी मैंने कहा कि गुणों को एक सीमा तक, है ना, रूप को काफ़ी हद तक, लेकिन जो गुण हैं उसको एक सीमा तक, क्योंकि सारी रिसर्च ये कहती हैं कि ये जो गुण वाला जो हिस्सा है, इसको मेजर करना आसान काम नहीं है। फिर रिलेशनशिप है, यानी जितने भी प्रकार की फिनोमेना हैं जिनको हम गणित से समझने का प्रयास, उन सब के आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको भी गणित से समझने का प्रयास किया। मेरा ऐसा मानना है कि हम इसमें सफल नहीं हुए। और जो नेचुरल साइंस का था कि प्रकृति का एक नियमित या निश्चित व्यवहार पता लग जाए, वो पता नहीं लगा। टेक्नोलॉजी जो है, विज्ञान और गणित का जो प्रयोग था, वो विज्ञान और गणित का प्रयोग किस लिए था कि बेटर लाइफ के लिए था, आदमी को बेटर लाइफ हो जाए। अभी हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जब से टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है तो मानव का जीना जो है वो ज़्यादा कष्टप्रद, दुखी, है ना, डिसऑर्डरली और प्रॉब्लम से, है ना, समस्याओं से ग्रस्त हो गया। ये जब से हमने टेक्नोलॉजी का और उसमें टेक्नोलॉजी के रूप में साइंस और मैथमेटिक्स का सम्मिलित प्रयोग किया है, और उसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उसमें भी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी तो वार टेक्नोलॉजी ही है, युद्ध के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है ना। या फिर हमने जिसको कह रहे हैं भोग, अतिभोग के लिए किया है, सुविधा संग्रह के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। तो वो उपयोग तो हमने किया है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी से ये ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने लिए, है ना, मृत्यु को आमंत्रित कर लें, है ना। अभी धरती इस जगह पे चली गई है कि धरती का स्वयं का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, मानव का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा।
और ये संकट टेक्नोलॉजी से क्रिएट हुआ है। और टेक्नोलॉजी में आया कहाँ से, तो साइंस से आया। साइंस में कहाँ से आया, तो फंडामेंटल जो गलती हमने फिलॉसफी में करी, जो हमने कहा कि एटम का जो बिहेवियर है वो मूल रूप से कॉन्फ्लिक्टिंग है ना। तो यदि फिलॉसफी के लेवल पे ही गड़बड़ होती है, जैसे मटेरियलिज्म में हुई, उन्होंने कहा कि मैटर में इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब ये फिलॉसफी में आ गया, अब ये कॉन्फ्लिक्ट के मेजरमेंट में गणित का उपयोग हुआ। साइंस ने जो है इसी को बिहेवियर मान लिया। क्या मान लिया कि यही बिहेवियर है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बिहेवियर है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कई को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया, ऐसा समझ में आता। और उसके बाद वही कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशल लाइफ में भी आ गया, जबकि हम मानव के निश्चित और नियमित व्यवहार को या आचरण को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। इसी को मैंने अगली स्लाइड में भी लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने इसमें काफ़ी विस्तार से बातों को रखा है कि हम फिलॉसफी में जानना क्या चाहते थे, मिला क्या और पाना क्या था। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में हम पाना क्या चाहते थे, मिला क्या। नेचुरल साइंसेस में हम जानना क्या चाहते थे, क्या मिला। टेक्नोलॉजी में हम क्या करना चाहते थे, क्या किया। और सोशल साइंस में भी यही प्रश्न आता है कि हमको जानना क्या था और हम पहुँचे कहाँ। तो जैसे हम सोशल साइंस के माध्यम से मानव में नियमित निश्चित आचरण व्यवहार इसको जानना चाहते, प्रश्न है कि क्या पहचान पाए, तो उत्तर आता है कि नहीं। तो मिला क्या, तो व्यवहार, आचरण, अस्थिरता, अनिश्चितता, शोषण, अपराध और द्वेष, और इसकी एक लंबी कतार है ना, वही हमको मिली जो युद्ध और महायुद्ध तक जाती है, विश्व युद्ध तक जाती है। हाँ, ये तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ये मुद्दे जो हैं नई शिक्षा नीति में एड्रेस नहीं होते हैं, तो ये जो बाकी जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो काम किया है, उसके लिए बजट का प्रोविज़न किया है, कुछ 5-10 नई संस्थाएं बना दी हैं, जो इन सब जो एकेडमिक्स के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उसके आधार पे जो है वो शिक्षा के कैरिकुलम को, और उस कैरिकुलम जो है स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, उसको सुनिश्चित करने के लिए सब किया है। और उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने का भी प्रयास किया, सब नई शिक्षा नीति में किया है। लेकिन यदि एकेडमिक डिसिप्लिन, बेसिक डिसिप्लिन तो यही रहेंगे, और यदि इन बेसिक डिसिप्लिन में जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षा की दिशा में यदि ये जो नई शिक्षा नीति है अगर इस पे काम नहीं करती है, जो आगे करना है उनको, उन्होंने अभी केवल नई शिक्षा नीति में केवल स्ट्रक्चर पे बात की है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिज़ाइन है उसमें कुछ चेंज किए हैं, किसी के नाम बदल दिए, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो एजुकेशन का एज इट इज़ है। ओवरऑल जो डिसिप्लिन है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, वो एज इट इज़ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। वो परिवर्तन करना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तन करने के लिए पहले फ़िलॉसफी के लेवल पे हमको पहचानना पड़ेगा, और हमको ये कहना पड़ेगा कि जो फ़िलॉसफीज़ हैं वो कनेक्ट नहीं हो रही। कहाँ नहीं कनेक्ट हो रही? सोशल साइंस से, नेचुरल साइंस से, और टेक्नोलॉजी से, मैथमेटिक्स से। तो जिसको बाबा जी कह रहे हैं कि जो विकल्प है, आदर्शवाद, भौतिकवाद के बाद जो विकल्प है वो सह अस्तित्ववाद है। तो यदि सह अस्तित्ववाद के आधार पे फिलॉसफिकली हम लोग स्टेबल होते हैं, तभी बाकी चीज़ें बदलेंगी, अदरवाइज़ कुछ बदलेगा नहीं। मुझे नहीं लगता है कि नई शिक्षा नीति से कंटेंट को चेंज किए बिना, कंटेंट के ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किए बिना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। बल्कि ये जो शिक्षा है जो पिछले 100 साल से जिसने मानव जाति को समस्या से ग्रसित कर दिया है, यदि इसका और ज़्यादा लोक व्यापीकरण होता है, ये समस्या को और गहरा देगा, ऐसा एक अनुमान जो है हमको लगता है। मैंने इसी को एक और तरीके से भी लिखा है कि जो भी हमारी अपेक्षाएं थी शिक्षा से, समानता की थी, लाभ हानि मुक्त विनिमय की थी, स्पष्टता की थी। दर्शन शास्त्र में स्पष्टता की अपेक्षा थी, समाज शास्त्र में सामाजिक और मानवीय आचरण की अपेक्षा थी, राजनीति शास्त्र में सुरक्षा, सदुपयोग, संरक्षण की थी, मनोविज्ञान में जो आदमी के मन में निर्द्वंद्वता, निर्विरोधता आ जाए, विश्वास, प्रेम आ जाए,
स्पष्टता आ जाए, निश्चितता आ जाए, सार्वभौमता यथार्थता को पहचान ले, है ना। इसी तरीके से साहित्य से अपेक्षाएं थी, इतिहास से, भूगोल से अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई और उसकी जगह सारे अपराध कहाँ फंस गए, जैसे अर्थशास्त्र लाभोन्माद शोषण अपराध में फंस गया, दर्शन शास्त्र कहाँ फंस गया, हाँ हो गया, तो दर्शन शास्त्र कहाँ है, तो रहस्य में, मतभेद में, क्रिया की उपेक्षा में, कार्यक्रमों के अभाव में। समाज शास्त्र में भोगोन्माद आया, समुदाय चेतना, भय प्रलोभन, राजनीति में भी भय प्रलोभन आधारित शासन, संघर्ष, युद्ध, मनोविज्ञान में कामोन्माद, दिखावा, ऐन्द्रियता, फूहड़ता, विज्ञान में अस्थिरता, अनिश्चितता, संघर्ष, विवेकहीनता, साहित्य में ऐन्द्रियता, श्रृंगारिकता, कामुकता, व्यवहारिक अव्यवहारिक कल्पनाएं, है ना, और कल्पनात्मक विधि से स्पष्ट करना, समस्या का चित्रण करना, ये सब साहित्य से आया है ना। फिर इतिहास से क्या हुआ, तो अमानवीयता, युद्ध और हिंसा का इतिहास हम लोगों ने लिख डाला, उसी को हम बच्चों को याद कराते रहते हैं, तो बच्चों को इस इतिहास को पढ़ के लगेगा कि युद्ध जरूरी है, हिंसा जरूरी है ना। अमानवीयता से जो लोग जिए हैं, चाहे वो राजा महाराजा हों, चाहे वो आक्रांता हों, लुटेरे हों, उन्हीं का इतिहास है, उन्हीं को लोग पहचानते हैं। जो शांति से इस पृथ्वी पे जिए उनका कोई इतिहास ही नहीं है। ऐसे ही भूगोल है। तो ये सब एकेडमिक डिसिप्लिन्स में इनकी ओरिएंटेशन को चेंज किए बिना, और ये ओरिएंटेशन चेंज कब होगा, जब फिलॉसफी पहचानने में आएगी। फिलॉसफी पहचानने में नहीं आएगी तो ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या हुआ कि इस पे काम करते करते मुझे जो कंटेंट फ्लो जो है उसको समझने का, अध्ययन करने का अवसर मिला, और मैंने देखा कि ये जो कंटेंट का फ्लो है कैसे होता है। तो सबसे पहले कोई वाद होता है ना, विचार होता है। तो जो विचार, जो भी समसामयिक सोसाइटी होती है, तत्कालीन समाज होता है, उस समाज में जो भी धर्म, राजनीति, गवर्नेंस, ट्रेडिशंस आदि जो भी होती, उनमें से कोई एक विचार जन्म लेता है। वही विचार जब तर्क सम्मत हो जाता है तो उससे फिलॉसफीज आती हैं, जिनको हम लोग नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, है ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म आदि जो नाम दे रहे हैं, ये सब फिलॉसफीज उससे आती हैं। इनसे थ्योरी बनती है। जैसे फिलॉसफी के रूप में डायलेक्टिक मटेरियलिज्म आया, उससे थ्योरीज बनी, और जो थ्योरी बनी वो सबको हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज कहते हैं, जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म से डेराइव हुई। यदि आप पूरे एकेडमिक डिसिप्लिन्स में, जिन हम सारे 5-6 डिसिप्लिन्स का बात कर रहे थे, यदि आप इसमें थ्योरीज को देखेंगे तो आप अगर उनको लिस्ट कर लें, है ना, तो आपको पता लगेगा कि 50% से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं, क्योंकि ये एजम्पशंस पहले से ही चला आ रहा है। मटेरियलिज्म में क्या चला आ रहा है कि एग्जिस्टेंस में कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी है, दोनों प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिलॉसफी का शेप ले लेता है जब कार्ल मार्क्स जैसा आदमी इस पे काम करता है, और उसने उस फिलॉसफी को नाम दिया डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, है ना, डायलेक्ट, फिलॉसफी ऑफ डायलेक्ट। और उससे फिर उन्होंने निकाला थ्योरी ऑफ अपोजिट, है ना, थ्योरी ऑफ अपोजिट, जो एक प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। उसी के आधार पे उन्होंने कहा थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, यानी थीसिस एंटीथीसिस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इस तरीके से सोशल थ्योरी को भी उसी के आधार पे उन्होंने सोशल थ्योरीज डेवलप कर दी, जो कॉन्फ्लिक्टिक थ्योरी हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज कह दिया, हम लिस्ट बनाते हैं तो कम से कम 10-15 ऐसी सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं जो पूरे समाज में फैली हुई दिखती हैं, पूरे एकेडमिक्स में फैली हुई दिखती हैं, जो सोशल फील्ड में जितने भी लोग रहते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। इसलिए मैंने ये देखा कि जो ज़्यादातर जो सोशियोलॉजी या सोशल साइंसेस पढ़े हुए लोग रहते हैं उनमें जीने की समझ नहीं रहती है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट की मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं, उसी से इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो ये जो वाद है, दर्शन है, और थ्योरीज हैं, सिद्धांत है ना, जिनको हम कह रहे हैं इज़म, फिलॉसफीज एंड थ्योरीज। इज़म, फिलॉसफी और थ्योरीज जो है, इन तीनों से मिलकर ही कैरिकुलम बनता है। भाई कैरिकुलम के लिए मटेरियल कहाँ से आएगा, तो कैरिकुलम में कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ फिलॉसफीज रहती हैं, और कुछ आइडियोलॉजीज रहती हैं, जिसको हम लोग आइडिया कह रहे हैं या इज़म कह रहे हैं ना।
तो आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और थ्योरी, इन तीनों से मिला के एजुकेशन का कंटेंट बनता है। आइडिया क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। फिलॉसफी क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग है। थ्योरी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं। और मैंने ऐसी थ्योरीज को लिस्ट करके ये देखा कि 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे उनमें कॉन्फ्लिक्ट के प्रति मानसिकता बन जाती है और उनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट जीने में, कॉन्फ्लिक्ट एक अनिवार्य हिस्सा है। जन चर्चा में भी यही आ जाता है कि हमको जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, समझने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हर जगह उन्होंने संघर्ष शब्द को जोड़ दिया है, क्योंकि ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? तो एकेडमिक से ही आ रही। ये जो कैरिकुलम है, फिर यही शिक्षक और विद्यार्थियों से होता हुआ परिवार और समाज में आता है, और परिवार समाज से राष्ट्रीय चेतना में फैलता है, जिसको हम लोग स्टेट नेशन कह रहे हैं, उसमें ये आ जाता है। और फिर ऐसे ही पूरी दुनिया के राष्ट्रों से होता हुआ पूरी दुनिया के उसमें फैल जाता है, जिसको अपन कहें कि वैश्विक स्तर पे फैल जाता है। तो मैंने ये कहा कि इस फ्लो को यदि आप समझते हैं, फिर क्या होता है कि जो भी पूरी दुनिया में फिर एक कोई नया विचार जन्म लेता है, फिर कोई नई फिलॉसफी आती है, फिर नई थ्योरी आती है, फिर वो एजुकेशन का कंटेंट बनता है, उससे कैरिकुलम बनता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ये एक साइकिल है, ऐसा मान सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा कि जो पहले है इज़म होता है, और इज़म जो है वो किसी एजम्पशंस या हाइपोथेसिस के आधार पे होता है। उसके बाद जो है उसको जब तार्किक तरीके से, यानी विचार में जब कोई तर्क शामिल हो जाता है, तब उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं, है ना। फिर ये आइडियोलॉजी को हम जब अप्लाई करते हैं, उससे फिलॉसफीज आती हैं, और फिलॉसफी को अप्लाई करते हैं तब थ्योरीज आती हैं। फिलॉसफी को सोशल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, इकोनॉमिक फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, इन फिलॉसफीज़ को जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे थ्योरीज आती हैं। और यही जो थ्योरीज आती रहती हैं, उन्हीं से एजुकेशन के कंटेंट में परिवर्तन आता है। फिर कोई नया कैरिकुलम आता है, फिर कैरिकुलम में रिफॉर्म होता है, फिर कोई नई पॉलिसी आती है, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये साइकिल इतना ही है, जिसको हम लोग कंटेंट फ्लो कह रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए जो लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बात समझना चाहिए कि शिक्षा और व्यवस्था का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। प्लेटो से लेके आज तक कोई भी फिलोसोफर ऐसा नहीं हुआ है जो ये नहीं कहा, जिसने ये नहीं कहा है कि शिक्षा का व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। सभी फिलोसोफर, यहाँ तक कि श्रद्धेय नागराज जी भी यही कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो व्यवस्था के लिए है। शिक्षा संस्कार ही व्यवस्था की मानसिकता को तैयार करती है। इसलिए हमें शिक्षा और व्यवस्था के अन्योन्याश्रित संबंध को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसी शिक्षा होगी वैसी व्यवस्था होगी, जैसी व्यवस्था होगी वो वैसी ही शिक्षा का पोषण संरक्षण करेगी। यदि मटेरियलिस्टिक सिस्टम है तो वो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन का प्रोत्साहन करेगी, उसको बढ़ावा देगी, उसको अधिनियमित करेगी, उसको कंपलसरी करेगी, उसका लोक व्यापीकरण करेगी। ये सब बातों को हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि जैसे इज़म के रूप में लिखा है मटेरियलिज्म, फिर लिखा है फिलॉसफी के नीचे लिखा है मटेरियल फिलॉसफीज़, जो कह रही हैं कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक फिलॉसफीज़ हैं। उसके बाद थ्योरीज़ हैं, तो ये जो पिंक कलर का जो है उसमें लिखा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, और इसमें मैंने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज़ के नाम दिए हैं, है ना, जिसमें कन्फ्यूशियस है ना, कंसेंसस थ्योरी है। मैं मीडिया का व्यक्ति हूँ, मैं मीडिया की थ्योरी बता सकता हूँ, जैसे एजेंडा सेटिंग थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, ये जो फासिज्म का थ्योरी है, फेमिनिस्ट थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरीज है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं। तो इज़म से फिलॉसफी, फिलॉसफी से थ्योरी, मैंने आपसे कहा लगभग मैंने 100 के आसपास थ्योरी जो है वो लिस्ट आउट की है। इसमें मैंने कुछ उदाहरण के तौर पे कुछ थ्योरीज का उल्लेख किया है। इसके बाद ये कहा कि इससे कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक कंटेंट बनता है ना, और उसके आधार पे नॉलेज और स्किल को एकेडमिक प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, जिसको अपन कैरिकुलम कह रहे हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये कह रही हैं कि जो दुनिया में कैरिकुलम है वो कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक कैरिकुलम है, क्योंकि वो बच्चों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देते हैं।
और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट डायलेक्टिक मटेरियलिज्म या कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक फिलॉसफीज़ हैं वो ये कहती हैं कि बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि नहीं बढ़ाएंगे तो विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना ज़रूरी है। जबकि हम लोग ऐसा पहचानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं है, हार्मोनी की ज़रूरत है। मानव बच्चे जो हैं मानव जाति के साथ, मानव के साथ और मानव प्रकृति के साथ हार्मोनी से जी सके, इस मानसिकता को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक करिकुलम है, और ये कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक करिकुलम में जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं उनकी जो फिलॉसफी है, जहाँ से वो एकेडमिक डिसिप्लिन में और एकेडमिक डिसिप्लिन से फिलॉसफी और थ्योरी से होता हुआ कैरिकुलम में आ जाता है ना, वही कैरिकुलम जो है वो टीचर से होता हुआ स्टूडेंट और स्टूडेंट से सोसाइटी में जाता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है, ऐसा लिखा। फिर लिखा है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, उसमें वही जो कॉन्फ्लिक्ट का लॉजिक है वो उसमें परकुलेट हो जाता है या हो गया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो मैंने आपको कंटेंट फ्लो के बारे में बताया और वो सोसाइटी और सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डालता है उस पर थोड़ी सी चर्चा की, और साथ में ये भी बताया कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो क्या है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। तो ये तो कंटेंट की बात हो गई, जैसा हम लोग ये कह रहे थे कि भाई जो हमने जो पिछली स्लाइड में ये तय किया था कि हम लोग पहले शिक्षा वस्तु को समझते हैं। तो मैंने शिक्षा वस्तु का विश्लेषण किया, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बात की, है ना। उन ऑब्जेक्टिव्स में हम उसका समीक्षा किया कि क्या हम वो अचीव कर पाए। फिर हमने ये भी बात की कि जो कंटेंट का फ्लो कैसे होता है उस पर भी बात की। अब थोड़ी सी बात स्ट्रक्चर पे कर लेते हैं। तो मैं वापस स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ। तो यदि हम देखें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, ऐसा एक टाइटल बना के पहले ये जो इसको स्ट्रक्चर, या जिसको राकेश भाई ने कहा है कि शिक्षा देने की प्रक्रिया, ढांचा खांचा, है ना, जिसको अपन मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है? तो एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स टू डेवलप द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ऐसा कह रहे हैं वो। फिर कह रहे हैं कि डायरेक्टिव्स एंड प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। फिर कह रहे हैं कि रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज टू डेवलप द एजुकेशनल मैनेजमेंट इन सिस्टम, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सपोर्ट करता है, इसके लिए स्टेट भी करता है और इंटरनेशनल बॉडीज भी करती हैं। इसलिए यदि आप हिंदुस्तान की शिक्षा देखेंगे तो उसमें इंटरनेशनल बॉडीज का भी बड़ा रोल है। फिर है द रोल ऑफ एजुकेशनल बॉडीज ऑफ MHRD टू मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, द रोल ऑफ स्टेट लेवल बॉडीज इन एजुकेशनल सिस्टम। और फिर इसके बाद लास्टली वी नो लोकल लेवल बॉडीज, जिनको हम लोग गांव की या पंचायतों की, इन सब की जो स्कूल कह रहे हैं या आंगनबाड़ी आदि कह रहे हैं, वो सब लोकल लेवल बॉडीज़ हैं। इन सब को मिला के जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम है, किसी एक कंट्री की बात करें तो। इसमें फिर मैंने ये लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो सपोर्ट करते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, लैंग्वेज सेफ गार्ड है, फिर एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन है, फिर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग के बारे में भी एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 350A है वो बोलता है कि मातृभाषा का अधिकार होना चाहिए बच्चे के पास, है ना। फिर इसके बाद हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बात है। फिर एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज़ है, मतलब ऐसा ना हो कि यूनियन टेरिटरी जो है वो शिक्षा से छूट जाए, इसके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न जो है आर्टिकल 239 में जो है दिया गया है। तो ये सब आप देख लीजिएगा।
मतलब कुल बता के ये कहना था कि जो एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा रोल होता है ना। इसके बाद है एजुकेशनल बॉडीज़ हैं बहुत सारी, जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। फिर इसके बाद एनसीईआरटी है, फिर यूजीसी है, फिर सीएसआईआर है, एआईसीटीई है, फिर जिसको अपन डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल कह रहे हैं, फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू जिसको बोलते हैं, फिर न्यूपा करके है। न्यूपा का मतलब है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जैसा कि कहा था कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका भारत की शिक्षा में काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर वर्ल्ड बैंक कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। ये जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है, बाबा जी ने इस पे काफ़ी अच्छे से जनबात में लिखा है कि इनके पास कुल एक ही चीज़ रहती है। क्या रहता है? फंड देने का काम, क्योंकि बाकी तो ये कुछ कर नहीं सकते। और कुछ एक जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है उसके कंक्लूजन्स के आधार पे वो कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जो वो स्टेट को करते हैं कि शिक्षा में ये आना चाहिए। जैसे ह्यूमन राइट, अभी कुछ साल पहले ही ह्यूमन राइट जो है एजुकेशन में आया है ना। तो ह्यूमन राइट का जो रिकमेंडेशंस है वो इन्हीं जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनके रिकमेंडेशंस के आधार पे हमारी यूजीसी में आया। यूजीसी या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन उसमें आया, वहाँ से यूजीसी में गया, एनसीईआरटी में गया, फिर धीरे धीरे उस पर कैरिकुलम बना और वो कैरिकुलम जो है स्कूल और यूनिवर्सिटी के लेवल पे वो इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इस तरीके से दो तीन बातें हैं जो बाबा जी बहुत सहजता से कहते हैं लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात तो ये कह रहे हैं कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद कोई भी कैरिकुलम जो है भारत में नहीं बना। सारा कैरिकुलम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे तैयार होके आता है, भारत के लोग उसकी नकल करते हैं। तो यदि हम लोग एनसीईआरटी के रोल को देखें तो एनसीईआरटी ने आज तक स्वतंत्र भारत में इतने साल के बावजूद भी कोई एक ऐसा कैरिकुलम नहीं बनाया है जो कैरिकुलम ग्रास रूट लेवल का हो, है ना, जिसको कहें कि हमने इंडियन भारतीय परंपराओं के आधार पे कोई पाठ्यक्रम को तैयार किया हो और उसका प्रयोग करके कहीं देखा हो। जबकि दुनिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो कैरिकुलम हैं वो कैरिकुलम जो है कुछ एजुकेटर्स ने डेवलप किए हैं। जैसे जॉन डेवी ने एक प्रकार से एक कैरिकुलम को डेवलप किया और उन्होंने प्रैग्मेटिज्म है उसको एजुकेशन में कुछ स्कूल में प्रयोग किया और फिर उस स्कूल के प्रयोग के आधार पे प्रैग्मेटिज्म पूरी दुनिया में फैल गया। तो इस तरीके से जो एजुकेशनल जो फिलॉसफीज हैं उसमें काम करने की हिंदुस्तान में फ्रीडम ही नहीं है। और फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इतना जो है दबदबा है और जो भारत के जो नीति नियंता हैं उनकी मानसिकता में यही बैठा है कि भारत के लोगों को कुछ आता नहीं है, जो भी आता है वो विदेश के लोगों को आता है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी भी हम लोग ऐसे ही मान रहे हैं कि हमारी स्पर्धा जो है वो कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ है और उसी स्पर्धा के आधार पे ही हम लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उस कंपटीशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये भी कह रही है कि हम विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को हिंदुस्तान में आमंत्रित करेंगे, लेकिन क्योंकि कंपटीशन है हमको कुछ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है किस एरिया में आगे बढ़ना है, उनके कंपटीशन में आगे बढ़ना है। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके पास टीचिंग मेथड्स हैं, जो उनके पास लेबोरेटरीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके कंपटीशन में। इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया की जो बेस्ट रेटिंग की 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन 50 यूनिवर्सिटीज़ को हिंदुस्तान में एंट्री दी जाएगी। लेकिन इन सारी यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं उनके पीछे की जो फिलॉसफी है वो वही है जो जिसकी बात हम लोगों ने एजुकेशन कंटेंट के रूप में की थी। फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा बताया है नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन के डिपार्टमेंट किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। इसको इस फ्लो चार्ट में भी उसी को बताया है।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, फिर SCERT है, फिर टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के कैसे विलेज लेवल तक जो है पहुंच जाते हैं। सबसे नीचे का यदि आप देखेंगे तो उसमें विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम पंचायत, ये सब में, तो ये पूरा एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ढांचा खांचा है। अब यदि इनका कंक्लूजन करें तो मैंने जो कंक्लूजन पे थोड़ी सी बात आपके साथ करी ली है स्ट्रक्चर को लेकर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू डेवलप द एजुकेशन मैनेजमेंट इन इंडिया, ये बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हेल्प कर रहा है उससे अवेयरनेस आ रही है क्या, है ना? क्योंकि जो अभी एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में मैंने लिखा है, इट इज नॉट क्रिएटिंग द अवेयरनेस एमंग पीपल टू लिव अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके अगेंस्ट जीने की प्रवृत्तियों को शिक्षा जो है बढ़ा रही है। हम लोग अभी JNU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जो जामिया यूनिवर्सिटी की घटनाओं में हम लोग देख ही रहे हैं कि जो लोग देश के कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना करते हैं, जो भारत के बारे में नारे लगाते हैं, है ना, उल्टे नारे लगाते हैं, और उनके प्रोटेक्शन में सारा मीडिया और यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसे लोगों को जमानत दे देता है। तो इसका मतलब है कि वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पा रहा है। एजुकेशन सिस्टम जो है किस बात का अवेयरनेस नहीं कर पा रहा है, कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जीने का, टू लिव अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टू फॉलो द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी संविधान के प्रियम्बल में लिखा है ना, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, है ना, फलानी फ्रीडम, इक्वालिटी, है ना, और फेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ ए इंडिविजुअल, ये सब लिखा है। कहाँ डिग्निटी है? प्रधानमंत्री को तो डेली जो है 5-10 लाख गालियां जो है ट्विटर पे मिलती है, फेसबुक में मिलती हैं। इंडिविजुअल की गरिमा कहाँ बची है? जिस चाहे को देखो आप, जितनी चाहे गाली बोलो, जितना चाहे मीडिया में झूठ बोलो, झूठ बोलना कोई डिग्निटी है क्या? और वो धीरे धीरे हम सबके नेशनल बिहेवियर में आ गया। इसका मतलब है शिक्षा वो अवेयरनेस को पैदा ही नहीं कर पा रही है, जिससे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में था कम से कम वो मानसिकता तो बन सके। फिर सोशल अवेयरनेस है, परिवार समाज में जीना है, फिर कोएग्जिस्टेंस है, परिवार और समाज आपस में मिलके कैसे एक दूसरे के सहयोग से, फिर वैल्यू बेस्ड हार्मोनियस लिविंग जो है वो दिखती नहीं है, अभी व्यक्तिवाद बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्सपेक्टेशन थी और कॉन्स्टिट्यूशन जिस एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है वो एक्सपेक्टेशन ही पूरी नहीं हो रही है। बाकी एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए जो सोसाइटी की और इंडिविजुअल की हैं। फिर दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है, इन दिस पर्सपेक्टिव्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ऑफ द इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर। जो मैंने कहा आपसे कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर है जिसमें ये सब बॉडीज़ हैं, इसके अलावा भी हैं, मैंने कुछ बॉडीज़ को इसमें मेंशन किया है, जिसमें यूनेस्को है, यूनिसेफ है, UNDP है और कॉमनवेल्थ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है। इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बात की है जिनका इन्फ्लुएंस है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है which is based on materialism and develop the mindset of individualism, consumerism, conflict centric approach। ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं? व्यक्तिवाद को, उपभोक्तावाद को और संघर्ष केंद्रित जो अप्रोच है उसी को तो उसी के सपोर्ट में है, उसी लॉजिक के साथ हैं, और वो इसको हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से इसको परकुलेट करना चाहते। तो इसकी समीक्षा से यही है कि ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो कम से कम इस मानसिकता से मुक्त होंगे तभी आदमी ठीक से जी पाएगा। ऐसा मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है। फिर तीसरा है जो MHRD है, नेशनल स्टेट लेवल की बॉडीज हैं, लोकल लेवल एजुकेशन सेक्टर है ना, वो उनका भी कहते हैं कि वो प्ले वाइटल रोल टू डेवलप द एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब प्रश्न है कि ये जो
इतना बड़ा भारी भरकम जो मंत्रालय है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि 6% जीडीपी लगेगी, मतलब हम जितना भी अर्न करते हैं उसका 6% लगेगी। मैं तो ये कहता हूँ हालांकि 6% कम है और ज़्यादा भी हो सकती है, यदि मानव जाति यदि युद्ध मानसिकता से मुक्त हो जाती है, उस स्थिति में जो जीडीपी है उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लड़ाई में जा रहा है, अपराध में जा रहा है, शोषण में, सिक्योरिटी में, सैलरी में, इस सब में जा रहा है। फिर इसमें एक और बात है कि जितना भारी भरकम डिपार्टमेंट होता है, जितनी इसमें जटिलताएं होती हैं स्ट्रक्चरली, उतना ही करप्शन होता है। तो हैवी करप्शन इन एवरी लेवल, है ना। हाँ, फिर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो एजुकेशन है वो एक्सपेंसिव है और ये सभी के लिए बराबर समानता नहीं है, नॉट इक्वल एजुकेशन है ना। क्योंकि आप जितना पैसा खर्च कर सकते हैं उतना अच्छा एजुकेशन आपको मिल सकता है, उनकी भाषा में मैं कह रहा हूँ। और यूनिफॉर्मली जो है क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है, क्योंकि एक स्कूल ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लैब हैं, लाइब्रेरी है, अच्छे स्टाफ हैं, टीचर हैं, और एक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ना तो स्टाफ है, ना लाइब्रेरी है, ना लेबोरेटरी है ना। तो इसलिए यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है, ये मेजर। तो ये कह रहे ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ नेगेटिव बातें भी मैंने लिखी हैं, कुछ इसकी पॉजिटिव बात भी है ना, कि जो भाषा है वो बढ़ रही है, कुछ थोड़ा बहुत हेल्थ सेक्टर में कुछ काम हो रहा है, कुछ है पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव प्रवृत्ति दिखती है। ज़्यादातर नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओवरऑल मानसिकता जो है वो विध्वंस की ओर जा रही है, प्रदूषण की ओर जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की ओर जा रही है, युद्ध की ओर, महायुद्ध की ओर जा रही है। इसलिए ओवरऑल मैंने ये कहा कि जो मानसिकताएं हैं, और इन सब मानसिकताओं में 3 चीज़ें ही दिखती हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक अप्रोच, दूसरा इंडिविजुअलिज्म, और तीसरा कंज्यूमरिज्म, है ना, जिसको बाबा जी ने व्यक्तिवाद बोला है, और कंज्यूमरिज्म को उन्होंने सुविधा संग्रह प्रवृत्ति बोला है, और जो युद्ध हिंसा की मानसिकता बोला है। युद्ध ना चाहते हुए भी मानव युद्ध हिंसा की चर्चा में लगा रहता है। अब यदि देखें तो बाबा जी ने क्या कहा है मध्य दर्शन के आधार पर, तो 2 नजरिए हैं, एक भौतिकवादी नजरिया है और एक ईश्वरवादी नजरिया है। भौतिकवादी नजरिया ये कहता है कि अस्थिरता अनिश्चितता मूलक है, शिक्षा का वस्तु लक्ष्य और दिशा विहीन है, व्यवहार कार्य व्यवस्था को संघर्ष माना है, भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि है, सुविधा संग्रहवादी है, यंत्र को प्रमाण मानने वाला है, और मानव के निश्चित आचरण का अध्ययन नहीं है। ये भौतिकवादी दृष्टिकोण से जो शिक्षा की वस्तु है उसमें ये प्रवृत्तियां मूल रूप से देखने को मिलती। और जो विगत में शिक्षा थी, जिसको हम लोग ईश्वरवादी नजरिया बोल सकते हैं या आइडियलिज्म बोल सकते हैं, आदर्शवादी भी कह सकते हैं। तो आदर्शवादी में देखें तो रहस्य मूलक है, अप्रामाणिक है, जो बातें कही जा रही हैं वो प्रमाण में नहीं आती, जीने में अर्थात व्यवहार व्यवस्था कार्य से जुड़ती नहीं है, भक्ति विरक्ति और व्यक्तिवादी है, मोक्ष और स्वर्ग जैसे रहस्यमयी लक्ष्यों के लिए शिक्षा रही है। आदर्शवादी चिंतन विधि रही, आदर्शवादी चिंतन का मतलब है जो जन सामान्य नहीं अपना सकता है, ऐसी चिंतन विधि रही, और मानव को जीव मानने की प्रवृत्ति रही है। तो ये दोनों प्रकार के जो नजरिए से एजुकेशन का कंटेंट है उसका समीक्षा बहुत ही सटीक तरीके से मध्य दर्शन में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो ढांचा खांचा है, तो जो प्रश्न था इनमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये बात थी। तो अंतर केवल इतना ही है कि शिक्षा देने की प्रक्रिया ढांचा खांचा जिसको कह रहे हैं उससे लोक व्यापीकरण के लिए एक प्रबंध है, ऐसा हम कह सकते हैं, और शिक्षा सुलभता के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। जबकि शिक्षा की वस्तु क्या है, तो शिक्षा की वस्तु मानसिकता, व्यवहार, आचरण, व्यवसाय और व्यवस्था है। मानसिकता में भी हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि हमको व्यक्तिवादी शासन मानसिकता चाहिए या सहअस्तित्व व्यवस्थावादी मानसिकता। व्यवहार हमको कैसा चाहिए, मूल्य चरित नैतिकता का चाहिए, जो शिक्षा में मूल चरित नैतिकता के व्यवहार का अभ्यास हमको डालना पड़ेगा। आचरण कैसा चाहिए, व्यक्तिवादी, समुदायवादी या परिवार मूलक मानवीय आचरण चाहिए। व्यवस्था निपुणता, व्यवसाय कैसा चाहिए, समृद्धि के लिए उत्पादन आदि का प्रशिक्षण से संबंधी शिक्षा वस्तु चाहिए हमको। और व्यवस्था कैसी, भय प्रलोभन शासन या परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था।
तो ये उसके आधार पे शिक्षा की वस्तु का डिज़ाइन होगा। फिर इसके बाद समय कम बचा है, 5 मिनट का समय है, तो इसलिए 5 मिनट में मैं केवल अगला जो मेरा लेक्चर होगा जिसमें मध्यस्थ दर्शन में शिक्षा वस्तु को कैसे डिफाइन किया है, तो शायद अगले संडे को राकेश भाई ने ऐसा बोला है कि अगले संडे को इसको कंटिन्यू करना है, तो मैं उसमें बात करूंगा। लेकिन सरसरी तौर से मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। 5 मिनट का समय है जिसमें हम इसको कंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो इसमें यह कि जो मानवीय शिक्षा की वस्तु है उसमें ज्ञान, विवेक और विज्ञान, ये 3 चीजें हैं। और ज्ञान किसको कह रहे हैं, तो ज्ञान जो है वो अनुभव और विचार, इन दोनों को मिला के बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं। उससे मानव का मानसिकता बनती। तो मानसिकता को निर्माण करने के लिए अनुभव और विचार का जो बौद्धिक क्षेत्र है इसको कह रहे हैं कि ये ज्ञान है जिसको हमको शिक्षा में शामिल करना पड़े। दूसरा है विवेक। विवेक जो है बौद्धिक सामाजिक क्षेत्र है। अनुभव प्लस विचार प्लस व्यवहार, बौद्धिक सामाजिक क्षेत्र के रूप में विवेक, और उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अखंड समाज। तीसरा है विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब है अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, ये तीनों को मिला के सार्वभौम व्यवस्था। तो इस रूप में ज्ञान, विवेक, विज्ञान हमारी शिक्षा की वस्तु में होना चाहिए। फिर इसके बाद सर्वमानव 4 आयाम 5 स्थितियों में जीता है। 4 आयाम का मतलब अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, जिनकी बात की गई। और 5 स्थिति का मतलब है मानव, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में। इसके बाद ये है कि इनमें जीते हुए मानव 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में जीता है ना, वो उसमें दिखते हैं। शिक्षा, संस्कार, उत्पादन, कार्य, विनिमय, कोष, न्याय, सुरक्षा। तो एजुकेशन का कंटेंट इन तीनों से जुड़ेगा। पहला ज्ञान, विवेक, विज्ञान से, दूसरा 4 आयाम से, और तीसरा 5 स्थितियों से, और इन तीनों के योगफल में व्यवस्थात्मक कार्यक्रम से। यदि इतना कंटेंट एजुकेशन में कवर होता है तो हम जो अपेक्षा कर रहे हैं वो अपेक्षा पूरी हो सकती है। फिर इसके बाद ये कहा गया कि मानव के 4 आयाम 5 स्थितियां हो गई, और उसके बाद ये कहा गया कि इनके अंतर संबंध को समझने की जरूरत है। तो इनके अंतर संबंध को समझने के लिए मैंने एक ये चार्ट जो है प्रेजेंटेशन में रखा है। इसमें लिखा है अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, ये 4 आयाम हैं। इनमें से अनुभव को जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र कह रहे हैं, और विचार को बौद्धिक क्षेत्र, व्यवहार को सामाजिक क्षेत्र, और व्यवसाय को प्राकृतिक क्षेत्र। इन चारों के एक सूत्रता और इन चारों के अंतर संबंध को समझने की जरूरत है, क्योंकि इनके अंतर संबंध में ही ज्ञान, विवेक, विज्ञान जो है स्पष्ट होता है। इनके अंतर संबंध में ही समझना और जीना स्पष्ट होता है। इनके अंतर संबंध में ही न्याय, धर्म, सत्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन स्पष्ट होता है। इनके अंतर संबंध में ही विधि, संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था स्पष्ट होती है। प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता स्पष्ट होती है। तो यदि हम देखें तो ये जो चार्ट है, जो 4 आयाम 5 स्थितियों की एक सूत्रता, समन्वयता को व्यक्त कर रहा है। मध्य दर्शन के आधार पे ये सारा चार्ट बनाया गया है। तो इस पूरे चार्ट में शिक्षा की संपूर्ण वस्तु को स्ट्रक्चर किया गया है। मतलब हम क्या क्या क्षेत्र कवर करेंगे, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनका कंटेंट का फ्लो कैसे होगा। जैसे उदाहरण के लिए सामाजिक क्षेत्र है। सामाजिक क्षेत्र में मानव मानव संबंध है, जिसको अपन सामाजिक क्षेत्र कह रहे हैं, जिसमें क्रिया के रूप में व्यवहार क्रिया है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सामाजिकता, अखंड समाज के अर्थ में संबंध निर्वाह और मूल्यों का पहचान व नियोजन है। और ये नियोजन कहाँ है, तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में है। संबंध निर्वाह, व्यवस्थात्मक कार्यक्रम, विधि, विधान, संविधान की निरंतरता के अर्थ में। इसमें जो व्यवहार क्रिया है, इसमें न्याय नाम की वस्तु है। तो न्याय, एक मिनट, न्याय है तो यहाँ पर बताए कि जब हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो हम सामाजिक न्याय को भी अध्ययन करेंगे। उसकी स्पष्टता, नियंत्रण, न्यायपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन। और जब हम इसको कलेक्टिवली समझेंगे तब हम उसको सभ्यता के रूप में कंटेंट में लेके आएंगे। और सभ्यता को डिफाइन किया है कि शिष्टता सहित आचरण से
व्यवहारिक आयाम की परितृप्ति, सुख शांति संतोष समाधान अभय के रूप में, आचरण की निरंतरता के रूप में सभ्यता डिफाइन होती है, उसी में अखंड समाज और संप्रभुता। तो इस तरीके से ये 4 आयाम में एजुकेशन का कंटेंट किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है, उनके आपस में अंतर संबंध कैसे इस्टेब्लिश होते हैं, इस चार्ट में कहा गया है। इसको मैं अगले जो प्रस्तुति है उसमें इसको और विस्तार के साथ रखूंगा। इसके बाद ये है कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, मैं इसको भी थोड़ा सा कर देता हूँ, 1-2 मिनट का समय लेके। हमको सुनीता और ये मानू मना कर रहे हैं कि यहीं रुक जाइए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं 2 मिनट में अपनी बात कर देता हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है। हम लोग जिसको फिलॉसफी और आइडियोलॉजी कह रहे हैं, वो जो एरिया है वो अनुभव और विचार का एरिया है, और इसीलिए मैंने अनुभव और विचार के नीचे, यदि आप टेबल में नीचे जाएंगे तो वहां मैंने लिखा है सत्य, धर्म, ज्ञान, परम ज्ञान, और उसके नीचे लिखा है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, अर्थ कर्म मीमांसा, मूल्य मीमांसा है। तो ये जितनी भी फिलॉसफीज हैं उसका जो एरिया है वो अनुभव और विचार का एरिया है। ये अनुभव और विचार के एरिया में जो भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, यानी उसकी भाषा क्या है, उसमें वाद क्या है, उसमें अनुभव क्या है, उसमें दर्शन क्या है, उस सबको इस्टेब्लिश करते हुए ये कहा कि ये सारी मीमांसाएं हैं। यही मीमांसाएं व्यवहार में जाती हैं, है ना, जिसको हम लोग व्यवहार आयाम कह रहे हैं। व्यवहार आयाम बेसिकली जिसको हम सोशल साइंसेस कह रहे हैं वही है। सारा सोशल साइंस जो है वो व्यवहार से जोड़ता है, और व्यवहार में ही मूल्य, चरित्र, नैतिकता, आचार संहिता, विधि विधान और संविधान की स्पष्टता होती है। तो व्यवहार आयाम जो है सोशल साइंसेस के साथ एथिक्स से जोड़ता है ना, जिसको एक्सियोलॉजी फिलॉसफी में कह रहे हैं, और जिसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, जिसको बाबा जी ने मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान लिखा है, और जो विधि विधान है, ये व्यवहार आयाम में। तो बहुत सारे एकेडमिक डिसिप्लिन यहाँ डिफाइन हो जाते हैं। फिर ये जो अनुभव, विचार और व्यवहार के आधार पे जब व्यवसाय व्यवस्था से ये चीजें जुड़ती हैं एकेडमिक डिसिप्लिन, तो उसमें व्यवसाय तो स्पष्ट होता ही है, व्यवस्था भी स्पष्ट होती है। इसलिए उसमें लिखा है कि कौन कौन से दर्शन, शास्त्रवाद, कैसी भाषा, किस प्रकार की संप्रेषणा, कैसा इतिहास पढ़ने से, है ना, मानव में व्यवस्था की समझ आती है, और उसमें विज्ञान का क्या भूमिका है वो स्पष्ट होती है। जैसे अभी विज्ञान जो है वो दिशाहीन दिखता है, तो उसकी जगह यदि ये अनुभव, विचार और व्यवहार की रोशनी में विज्ञान होता है तो वो व्यवस्था की ओर जाता है। और इसी व्यवस्थात्मक जो एकेडमिक डिसिप्लिन है उसमें सारे साइंसेस आ जाती हैं, और ये साइंसेस में जो बिहेवियरल साइंसेस हैं वो इसमें समाई हुई रहती हैं, और बिहेवियरल साइंसेस में फिलॉसफी समाई रहती है। इस तरीके से फिलॉसफी, बिहेवियरल साइंसेस और जिसको हम लोग नेचुरल साइंसेस कह रहे हैं, इनके अंतर संबंध को पहचाना जा सकता है। अभी मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो उसमें शेयर किया है, जो अपना मध्यस्थ दर्शन प्रश्न मुक्ति वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसमें से पीपीटी और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अभी कुछ काम बचा हुआ है, उसको फिर और स्लाइड इसमें जोड़ के अगले प्रेजेंटेशन में इसको प्रस्तुत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।